26 दिसंबर है आज और दिन है मंगलवार। आप देख रहे हैं जी बिजनेस का प्राइम टाइम शो इंडिया 360। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री विश्लेषण, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में बीजेपी का प्लान, चुनाव कोर कमेटी का किया गठन। सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी शामिल। लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। खड़गे, राहुल सहित कई नेता रहे मौजूद। पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। राजौरी में 7वें दिन सर्च ऑपरेशन और तेज, लगातार लोकेशन बदल रहे आतंकी। सुरक्षा बलों ने तलाशी का दायरा बढ़ाया। समंदर में भारतीय जहाज पर ड्रोन अटैक को लेकर रक्षा मंत्री की चेतावनी। कहा, हमलावरों को पाताल से भी खोज कर लाएंगे। नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी आईएनएस इम्फाल। 8 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से है लैस। अरब सागर में दुश्मनों में मची खलबली। हाई ट्रांजैक्शन पर आईटी विभाग का लोगों को नोटिस। 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर भरने की दी गई तारीख। आज की कवर स्टोरी में करेंगे विश्लेषण। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आईटीआर वाला मैसेज कैसे करें मैनेज अगर हो रही है कोई टेंशन। डीप फेक को लेकर मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जारी की एडवाइजरी। 11 तरह की सामग्री पर आईटी कानून के तहत अनुमति नहीं। उपभोक्ता को हर सेशन से पहले और बाद में डिस्क्लेमर देना होगा। लंबे वीकेंड के बाद मंगलमय रहा बाजार। सेंसेक्स में 230 अंकों की तेजी। निफ्टी 91 अंक चढ़कर 21,440 के पार बंद। और अब देख लेते हैं आज शो में किन खबरों पर रहेगा फोकस। न्यूज इन फोकस, फटाफट से वो खबरें। इनकम टैक्स विभाग की ओर से कई लोगों को आईटीआर से जुड़ा एक नोटिस आ रहा है, मैसेज के रूप में आ रहा है, जिसने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। इसकी आखिरी तारीख रिवाइज करने की बताई जा रही है 31 दिसंबर। अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आया है, नोटिस आया है, तो आपको क्या करना है, ये कितना जरूरी है। और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक अगर इसको रिवाइज करना है तो फिर 25, 26, 27 के आसपास क्यों आ रहे थे, लास्ट मोमेंट पर ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते। ये पूरी प्रक्रिया समझने की कोशिश करेंगे आज हमारी जो कवर स्टोरी है। इसके बाद बात होगी, कई बार मेडिकल इंश्योरेंस होने के बावजूद मरीज 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त को पूरा नहीं कर पाता और उसके बाद उसे नहीं मिल पाता मेडिक्लेम का लाभ। लेकिन अब इस शर्त में हो सकता है बदलाव। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। सरकार इडाई से क्या बात करने वाली है, क्या बिना हॉस्पिटलाइजेशन के आपको मेडिक्लेम मिल सकता है, इस पर होगी आज बात। इसके अलावा नौसेना के बेड़े में आज आईएनएस इम्फाल शामिल हो गया। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना का सबसे नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और दुश्मन के रडार पर नजर ही नहीं आता। पूरी खासियत इसकी बताएंगे आगे शो में विस्तार से, कितनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। और बताएंगे बिजनेस जगत से जुड़ी वो तमाम खबरें, दिन भर कौन कौन सी खबरें बिजनेस जगत में छाई रही, वो पूरा पिटारा आपके बीच में लेकर आएंगे, खास खबरों का बिजनेस जगत से जुड़ी हुई। तो ये है आज की न्यूज इन फोकस। और आज का पोल आपके लिए, जो हम कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को एक मैसेज आया है, आईटी विभाग का नोटिस आया है, आईटीआर से जुड़े नोटिस का जवाब देने के लिए क्या और वक्त मिलना चाहिए। 25, 26, 27 को नोटिस आ रहा है और कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक रिवाइज कीजिए। उसके बावजूद जब छुट्टियों का हफ्ता चल रहा है, बहुत सारे सीएज हैं वो छुट्टी पर होते हैं, जो फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़े हुए स्टाफ होते हैं उनकी छुट्टी होती है। ऐसे में क्या आईटी विभाग को कुछ और समय देना चाहिए, यह है आज का बड़ा सिंपल सा सवाल हमारा। आईटीआर से जुड़े नोटिस का जवाब देने के लिए क्या और वक्त मिलना चाहिए, हाँ या ना में आपको देना है जवाब। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, फटाफट पोलिंग लाइंस खुली हुई हैं। कमेंट भी दीजिए बढ़िया, जो सबसे शानदार कमेंट होगा उसको आज के शो में हम करेंगे शामिल भी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डीप फेक को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया है और इसे गंभीर खतरा बताया एक बार फिर से। जी हां, आईटी राज्य मंत्री के मुताबिक यह खतरा तब और भी गंभीर हो जाता है जब ये गलत सूचनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित करती हैं। और अब इस पर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी में क्या है, पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं।
अमरीश, क्या है इस एडवाइजरी में? अमरीश, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि फोन कट गया है, दोबारा से लगाते हैं अमरीश को। लेकिन आपको बता दें कि डीप फेक, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी, इस पर अब सरकार लगातार एक्शन में है। एक और एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी के तहत बहुत सारी नए रूल्स बनाए गए हैं। अब कस्टमर को डिस्क्लेमर देना होगा पहले और बाद में, दोनों में। इसके अलावा ये पहले से ही साफ है कि डीप फेक को लेकर झूठी और गलत जानकारी को स्पष्ट तौर पर रोकथाम के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा कंपनीज को। इसके अलावा 11 तरह की सामग्री पर आईटी कानून के तहत बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी और इसीलिए डीप फेक को लेकर सरकार ने ये नई गाइडलाइंस को जारी किया है। अमरीश मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश, 17 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक का जिक्र किया था और चिंता जाहिर की थी। तब से लेकर अब तक सरकार ने बहुत कदम उठाए। ये लेटेस्ट एडवाइजरी में कुछ नयापन है क्या? देखिए दीपक, जब से प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि लोगों की निजता के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और आने वाले दिनों में इसका बड़ा मिसयूज हो सकता है, क्योंकि देश में कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जैसे कि इलेक्शंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे त्योहार हैं जहाँ पे लोग इस डीप फेक का इस्तेमाल जो शांति और सौहार्द को खराब करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद सरकार यानी कि आईटी मंत्रालय ने जो इंटरमीडियरीज हैं उनके साथ कई दौर की बैठक की थी और 2 दौर की अहम बैठक के बाद उनको ये सब कुछ स्पष्ट तौर पे कहा गया कि किसी भी तरीके के डीप फेक का प्रमोशन आपके प्लेटफॉर्म से नहीं होना, ये सुनिश्चित करें और इसके लिए जो जरूरी अपडेट्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर लागू करें। और आज जो एडवाइजरी है वो इसी बात को इंगित करती है, सरकार के उसी प्रयास को, और उसके साथ साथ इंटरमीडियरीज को इस बात के लिए वो बाध्य कर देती है कि अपने प्लेटफॉर्म से अगर वो जो 11 तरीके के जो डीप फेक्स हैं या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल किसी भी तरीके की गलत सूचना को प्रसारित करने के लिए हो रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं होने दें। इसके साथ साथ उपभोक्ता जब भी आता है उसके पूरे सेशन के दौरान, यानी कि पहले और एंट्री के समय और एग्जिट के समय, उसको ये डिस्क्लेमर दें कि आप जो कर रहे हैं ये आईटी एक्ट के तहत गलत कार्रवाई है और इसको नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर वो ऐसा करता है तो उसको रोकने के लिए जितने भी प्रबंध हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत जितनी भी टेक्नोलॉजी आप लगा सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो लगाइए। इसके साथ इस एडवाइजरी में एक सबसे अहम बात जो सरकार ने स्पष्ट की है वो ये है कि इंटरमीडियरीज के लिए जो कंप्लायंस के नियम है वो सरकार जल्द बदलेगी। यानी कि अभी तक इंटरमीडियरीज को जो गाइडलाइंस, जो इम्यूनिटी हासिल थी, उसके तहत वो बहुत सारी चीजों से बच जाते थे। सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस बचाव के रास्ते को सरकार शॉर्ट करना चाहती है, यानी कि उनके लिए जितने भी लूप होल्स हैं उसको सरकार खत्म करना चाहती है और लिहाजा इसीलिए वो कंप्लायंस के नियमों में भी संशोधन करेगी। तो कुल मिलाकर सरकार का प्रयास यही है कि डीप फेक को जितनी जल्दी रोका जा सके, जितने तरीके के डीप फेक्स हैं उनको स्पष्ट तौर पे लोगों को जानकारी देकर रोका जा सके, यही प्रयास किया जाए ताकि देश में जो माहौल है उसको भी बचाए रखा जा सके और लोगों की निजता और जो सुरक्षा को खतरा है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीप फेक का इश्यू जी बिजनेस ने भी लगातार उठाया है और सरकार भी इस पर हरकत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये इश्यू उठाया। इनफैक्ट हम लोग लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर रेगुलेशन आए। अब देखते हैं ये एडवाइजरीज जारी जो हुई हैं इनका कितना अनुपालन होता है। और बार बार हम कहते हैं कि सिर्फ एडवाइजरी ही नहीं, इस पर एक ठोस कानून भी आना चाहिए। हालांकि सरकार कहती है कि ऑलरेडी हैं प्रावधान, लेकिन एक वृहद और एक स्पेशलाइज्ड कानून की आवश्यकता हमारे शोज पर एक्सपर्ट जता चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इनकम टैक्स विभाग की ओर से कई लोगों को आजकल आईटीआर से जुड़ा एक मैसेज आ रहा है, एक नोटिस आ रहा है। इसके मुताबिक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से जुड़ी कुछ जानकारियां आपके द्वारा भरे गए आईटीआर से मेल नहीं खा रही हैं और मैसेज में पोर्टल पर जाकर इसका मिलान करने या फिर आईटीआर रिवाइज करने की बात कही जा रही है। और आईटीआर रिवाइज करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर बताई जा रही है। एसएमएस के जरिए मिल रहे नोटिस से लोग टेंशन में, स्वाभाविक रूप से। आज हम आईटी विभाग की ओर से आ रहे इस मैसेज पर बात करेंगे, इस नोटिस पर बात करेंगे। अगर आपको भी ये मैसेज आया है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है,
स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आईटीआर वाला मैसेज को मैनेज कैसे करना है, और साथ ही साथ हम ये भी आज बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो टाइमिंग्स हैं, क्या ये थोड़ा इसमें सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। 31 तारीख को आपको रिवाइज करना है, आप 25, 26, 27 तारीख को नोटिस भेज रहे हैं। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, स्वाभाविक रूप से एक आम जो व्यक्ति है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, इस तरह के ट्रांजैक्शंस हमें अक्सर सीए की निगरानी में हैंडल किए जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास फिनेंस को मैनेज करने वाला स्टाफ अगर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, एक हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ये बड़े बहुत ही सिंपल बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब हम आज लेने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमान से। इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल सर जुड़ चुके हैं। ओसवाल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सर। पहले तो यही सवाल सर, बहुत ही बुनियादी सवाल, ये जो मैसेज आ रहा है सर, इसकी क्या कहानी है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर मैच नहीं हो रहा है, आप पोर्टल में जाइए, वहाँ पर मैच कर लीजिए। थोड़ा ये इसका बेसिक्स में बता दीजिए सर, ये क्या किस तरह का मैसेज है। ये मैसेज ऐसा है कि अभी आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ प्राइवेट एजेंसीज को एंगेज किया है, जैसे लार्सन ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी कंपनी है, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनको वो डेटा एनालिटिक्स करवाती है, क्योंकि ये काम मैन्युअली हो नहीं सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर के पास उतना भी टाइम नहीं है, इतने ऑफिसर भी नहीं है कि हर एक रिटर्न दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली चेक करें, कंपनी की तरफ से या इन्वेस्टर की तरफ से या इन्वेस्टी की तरफ से। तो ये काम दिया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों को, और वो कंपनियां डेटा एनालिटिक्स करती है और कंपेयर करती है कि टैक्स पेयर ने कोई ट्रांजैक्शन किया है या कोई ट्रांजैक्शन उनके नाम पे रिपोर्ट हुआ है, तो वो ट्रांजैक्शन यदि उसके नाम पे रिपोर्ट हुआ है तो उसकी एक चेतावनी है ये। यदि वो ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड है तो वो उसको इग्नोर कर सकता है, लेकिन उसके लिए उस पोर्टल में जाके हाँ ना का जवाब देना जरूरी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है। इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज फुल्ली इनकरेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन नंबर, एंड हियर information is duplicate, included in other information, and information is denied. So ये options available है ड्रॉप डाउन में, और उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप रिप्लाई कर दीजिए। यदि इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है लिख दो, तो वो आपस में खुद ही चेक करेंगे और आपके पास आएंगे। और यदि इंफॉर्मेशन करेक्ट है कह दिया आपने, तो फिर आपको रिटर्न रिवाइज करना जरूरी है, और आपको समय बहुत कम दिया गया है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी समय है। इसके लिए तो कोई भी अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में जब तक नहीं होता है तो इसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों ने कोई अपनी इंफॉर्मेशन सही निकली और रिटर्न रिवाइज नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको नोटिस आ जाएगी सेक्शन 148 के अंदर, जिसका मीनिंग है रीओपन किया गया आपका असेसमेंट, और वो असेसमेंट फिर आपका कंपल्सरीली स्क्रूटिनी में जाएगा। तो इसके लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जैसे जिस प्रकार के फॉर एग्जांपल कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं। सेक्शन 285 में कहा गया है कि कैश परचेसेस, यदि आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट बैंक से खरीदा है कैश पेमेंट करके, यदि आपने डिपॉजिट किया है बैंकों में 10 लाख रुपए से ज्यादा फ्रॉम टाइम टू टाइम आके साल में, यदि आपने विड्रॉल किया है कितना ही अमाउंट साल में फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर ऐसे ही काफी ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रेगुलेटर बैंकों को बोला गया कि आप इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दीजिए, और इनकम टैक्स वाले टैली करेंगे आपके रिटर्न के साथ। यदि वो रिटर्न के साथ टैली नहीं हुआ तो आपको स्वाभाविक है कि ये नोटिस आएगी। इस प्रकार का और एक ट्रांजैक्शन मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी की हो, सब रजिस्ट्रार ऑफ स्टैंप ऑफिस को एक इंस्ट्रक्शन है, नोटिफिकेशन है कि 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी हो तो वो उसका इंटीमेशन, आपने खरीदी या बेची हो तो उसका डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दिया जाए। जब वो इंटीमेशन जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स आपने रिटर्न से मैच करता है, और यदि रिटर्न से मैच हो गया तो आपको नोटिस नहीं आएगी, लेकिन मैच नहीं हुआ तो नोटिस आएगी। किस प्रकार के सिचुएशन में नोटिस आ सकती है वो सोचिए। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम पे खरीदी है, हस्बैंड वाइफ जनरली ज्वाइंट नाम पे खरीदते हैं, फादर सन अपने ज्वाइंट नाम पे खरीदते हैं, या और 2 भाई मिलके भी ज्वाइंट नाम पे खरीदते हैं, या 2 फ्रेंड मिलके भी ज्वाइंट नाम पे खरीदा हो, लेकिन जो मेन नाम जिसका फर्स्ट होता है उसका
विवरण इनकम टैक्स के पास जाता है, और यदि बाद में दूसरे नाम का भी विवरण गया इनकम टैक्स वाले को, तो वो इनकम टैक्स वाला उसका पैन नंबर होता है, क्योंकि पैन नंबर देना कंपलसरी है। ओके। और वो उसके दूसरे आदमी का पैन नंबर गया और उसके रिटर्न में वो प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं की है। फ्रेंड्स के केस में जनरली होगा, लेकिन घर के मेंबर्स के केस में नहीं होगा, तो उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी डिस्क्लोज की हुई नहीं है, तो ये नोटिस स्वाभाविक है कि आपको आएगी। और यदि आपको ये नोटिस स्वाभाविक करके आएगी, तो आपको सिंपल जवाब दे देने का है, द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट बट it is reported in so and so's return in so and so PAN number because it is jointly purchased by him with me. So यदि आप ऐसा जवाब दे दे तो आपका काम हो गया, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से जो ठीक है सर। कंप्लायंस और मैं सर, और भी है मेरे पास बहुत सारे सवाल है सर इससे जुड़े हुए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस वक्त मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डीएस सक्सेना सर, पूर्व प्रिंसिपल सीसीआईटी मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है सक्सेना सर आपका हमारे शो। धन्यवाद। सर थोड़ा सा आप भी इसको अगर ब्रेक डाउन कर पाएं कि ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर नोटिस आ रहे हैं लोगों को एसएमएस के जरिए, इनकी क्या कहानी है सर? और 31 तारीख बड़ा कम टाइम नहीं दिया सर ये? ऐसा है, देखिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने डाटा माइनिंग और डाटा एनालिसिस बहुत उससे शुरू करी है। तो मेरे ख्याल से कुछ 68,000 जैसे नोटिस भेजे गए हैं। तो इसमें नोटिस तो इन्होंने पहले, मतलब नोटिस मीन्स एसएमएस जो आप बता रहे हैं, वो तो अभी आ रहे हैं, बट मतलब ऐसा है कि अगर आप इस साल की कोई इंफॉर्मेशन है उसे अगर आप 31 तक कर दें तो आपको जो है वो 80U वगैरह जो ये ITR-U वगैरह नहीं फाइल करना होगा। आप जो है उसे सिंपली रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए जो है ये 31 तक की वो है। तो मतलब आपको थोड़ा जल्दी काम करना होगा, लेकिन मतलब इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आपको जो है वो ITR-U फाइल करके एडिशनल टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो ये इसका एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि पहले ऐसा होता था कि ऐसे ट्रांजैक्शन जब रिपोर्ट होते थे तो केस को स्क्रूटनी में नेसेसरली ले लिया जाता था। तो वो काफ़ी लॉन्ग रन प्रोसीडिंग्स होती थी कि नोटिस गया आपके पास, फिर वो केस ओपन हुआ, फिर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई ITP को एंगेज करना होता था, फिर वो कई बार पेशी होती थी, उसके बाद केस डिसाइड होता था। अब ये जो है एक बड़ा ही इन्होंने प्रोसीजर को बड़ा सिंप्लीफाई किया है। तो ये जो है ऑनलाइन ही हो जाएगा। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरह से वेरीफाई कर लेगा कि जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। अभी ओसवाल सर ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे करना है, कहां पर जाकर ड्रॉप डाउन में क्या करना है। और सर ये देखिए, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आप दोनों बता रहे हैं कि एनालिटिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो नॉन फाइलर्स हैं या जो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं इनकम को। लेकिन मैं फिर ओसवाल सर के पास भी आऊंगा, बट सर मेरा सवाल एक कंज्यूमर के एंगल से, बहुत सिंपल सा मेरा सवाल है सर। आप एडवांस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ओसवाल सर, लेकिन मैं समय को लेकर इसलिए पूछ रहा हूं कि ये छुट्टियों का टाइम भी तो है सर, किसी को सीए नहीं मिलता है, लोग इतना ज्यादा कंप्यूटर सेवी, टेक सेवी नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता कि आप इतना सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निकल स्क्रूटनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा समय पर भी कर लेते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिविजुअल का रिटर्न जुलाई में जाता है जी, सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का रिटर्न अक्टूबर में जाता है। ठीक। तो इसके लिए जुलाई तक के जिन्होंने रिटर्न फाइल किए उनके पास 6 महीने का टाइम, दिसंबर तक रिवाइज करने के लिए इनको नोटिस देनी है। तो आपको, यदि आपके पास इतना इंटेलिजेंट हाई नेटवर्क, हाई कंप्यूटराइज सिस्टम अवेलेबल है जिसके कारण आप चेक कर सकते हो, तो उसकी नोटिस जनरली अगस्त में आ जानी चाहिए। अगस्त या ज्यादा से ज्यादा कहो तो सितंबर में आनी चाहिए। सितंबर तक नोटिस आ गई कि भाई आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नहीं रिपोर्ट किए गए, तो आप रिपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो आप रिवाइज कर दीजिए रिटर्न। यदि आप 3 महीने के अंदर नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर एक्शन होगा। तो लेकिन गवर्नमेंट इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वापरने के बावजूद इतनी इनएफिशिएंसी से काम करेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा।
तो ये भले ही उनकी टेक्नोलॉजिकली एडवांटेज है कि ये सब हम कर रहे हैं, और ये करना अच्छा भी, बहुत अच्छी बात है। इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग अभी कंप्लायंस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये सब ऑटोमेटिक है, इसमें कोई करप्शन नहीं है। तो इसके कारण मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना हमारा भी फर्ज है, लेकिन गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आप लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में लोगों को नोटिस भेजते हो, छुट्टी का पीरियड है, यहाँ तो 3 दिन तो पहले ही छुट्टी थी, अब लोग लॉन्ग वीकेंड पे जाते हैं, क्रिसमस का वीक मनाते हैं, न्यू ईयर तक आते नहीं है, और वर्ल्ड ओवर में ये छुट्टी का पीरियड है। इतना नहीं है कि इंडिया में हमारी क्रिसमस लिमिटेड पीरियड का छुट्टी होता है, वर्ल्ड ओवर में ये पूरा ब्लैकआउट पीरियड है, लोग आराम से छुट्टियों पे जाते हैं। तो इस समय में यदि नोटिस जाती है तो ये गलत मैसेज पहुंचता है, पर्टिकुलरली इलेक्शन ईयर में इस तरह से नोटिस नहीं जानी चाहिए लोगों के पास। एब्सोल्युटली। और देखिए ये बहुत अच्छा कदम है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली कदम है। क्यों? क्योंकि इससे लिटिगेशन कम होगा, लोग लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यही कदम आपने समय पर नहीं उठाया या आपने व्यक्ति को समय नहीं दिया, तो फिर आपकी ये कवायद का बहुत ज़्यादा आउटकम अच्छा निकल नहीं पाएगा। पर बहरहाल अब हम लौटते हैं वापस आज के मूल मुद्दे पर। ये जो नोटिस आ रहे हैं इसमें एक आम व्यक्ति को एग्जैक्टली करना क्या है? सक्सेना सर, ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर तो आ ही रहा है, बहुत सारे लोग हमें ये भी बता रहे हैं कि टीडीएस वगैरह को लेकर भी आ रहा है नोटिस, तो उसमें क्या करें सर फिर? नहीं, उसमें भी सेम ही प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो कोई डिफरेंट नहीं है, कंप्लायंस पोर्टल पे जाकर ही आपको उसका जवाब भी देना है। तो टीडीएस में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको कहीं पे कोई इनकम हुई, आपने उसको बताया नहीं, डिपार्टमेंट ने देखा कि आपका टीडीएस कटा है किसी चीज पे, तो वो आपको जो है वो नोटिस भेज देगा। तो मतलब बहुत सारी जगहों से डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और मतलब कुछ कई हजार करोड़ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आते हैं, फिर वो कंप्यूटर से उनको जो है वो लोग निकालते हैं कि भाई रेलेवेंट कितने हैं। तो ये मतलब काफी लंबा प्रोसेस है। मैं ओसवाल साहब जो बात कह रहे थे उसके संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ कि काफी लंबा प्रोसेस होता है कि दे हैव टू डिसाइड कि भाई नोटिस भेजना जरूरी है कि नहीं है। पहले मतलब सब जगह से सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आई, फिर उन्होंने उसे कंपाइल किया और फिर उन्होंने देखा और फिर नोटिस इशू किए। तो इसमें मतलब वैसे तो ये कंप्यूटर ड्रिवन है, बट इसमें जो है मैनुअल आदमी कोई जना डिसाइड भी करता है कि किस तरह से या किस क्राइटेरिया पे दिए जाएंगे नोटिस। तो इस वजह से समय लगता है। ऑफ कोर्स इट इज डिजायरेबल कि 1-2 महीने का लोगों को समय मिले, बट ऐसा हो जाता है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं सर कि अगर ओसवाल सर कुछ कह रहे हैं सर। देखिए, ये खास करके टीडीएस का जो मामला है जी, ये कंपनी की तरफ से और एम्प्लॉइज की तरफ से दोनों चेक हो रहा है। मतलब कंपनियों ने रिटर्न में कंपनियों ने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करेक्ट किया है या नहीं किया है, और एम्प्लॉय ने उसी फॉर्म नंबर 16 जो कंपनी ने दिया उसके हिसाब से रिटर्न फाइल किया है नहीं किया है। यदि एम्प्लॉय ने फाइल करते समय कुछ एडिशनल क्लेम किए हो तो उसका वेरिफिकेशन करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है। तो वो एक होता है, लेकिन इस चीजों ये बहुत आवश्यक ये काम है और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एरिया में इतनी फ्रॉड्स होती थी, इतनी फ्रॉड्स की संभावना है। लोग इन्वेस्टमेंट न करते हुए भी इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन करते हैं, एक्सपेंसेस क्लेम करके भी डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो सब इससे पकड़ा जाता है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन जो हो रहा है वो एक अच्छी बात है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा यही मानना है, पहले भी मैंने कहा कि ये टाइम पे होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, ताकि लोगों के पास टाइम मिल जाए, ताकि अपना रिटर्न गलत हो तो करेक्शन कर देवे, नहीं तो अननेसेसरी उसको एडिशनल 25% टैक्स भर के एनहांस टैक्स रिपोर्ट करके अलग से रिटर्न फाइल करना पड़ता। यही तो सर हम बिल्कुल कह रहे हैं, और हमने आज की जनता से भी यही पूछा था, आज के सवाल में अपनी जनता से, अपने व्यूअर से, कि क्या ये समय और मिलना चाहिए था। सीधा सवाल है, पोल हमारे पास है, जनता क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। सवाल था आईटीआर से जुड़े नोटिस का जवाब देने के लिए क्या और समय मिलना चाहिए था। 84% आप कह लीजिए हाँ कह रहे हैं, ना कहने वाले सिर्फ 16%। तो आपके सामने है जनता क्या कह रही है। ओसवाल सर किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये समय थोड़ा सा और मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। ये है आज का रिजल्ट।
इसके अलावा अब सिंपल सा एक सवाल मेरा ओसवाल सर आपसे, ये तो देखिए जो आप कह रहे हैं सर बिल्कुल वही बात जनता भी कह रही है, हर किसी के दिल में यही बात है, हम भी इसी सवाल को लेकर थोड़े से कंफ्यूज थे कि भाई इतना लेट क्यों। बट अब मेरा सीधा सवाल ओसवाल सर ये है, छूट गया अगर 31 तक रिवाइज करना तो क्या होगा? यदि वो ट्रांजैक्शन जेन्युइनली आपने किया हो और वो छूट गया और उसका इम्पैक्ट इनकम पे आ रहा है, आपके रिटर्न के इनकम पे, तो रिवाइज रिटर्न वो अब कौन सा रिटर्न बोलते उसको, नहीं आप एक अपडेटेड रिटर्न करके रिटर्न इनकम टैक्स में प्रोविजन की गई है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें 25% आपको जितनी भी इनकम बढ़ी है आपकी लास्ट रिटर्न से, तो उस पर 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। वो एक एडिशनल, उसका पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन ये एडिशनल टैक्स की प्रावधान की है ताकि ये कंप्लायंस आपका सेल्फ कंप्लायंस हो जाए और आप निकल सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि आपके रिटर्न ऑफ टीडीएस वगैरह के ये गलत मिसमैच के कारण नोटिस आई है, तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये नोटिस बिल्कुल ही गलत है, तो आप इग्नोर करो, कोई तकलीफ नहीं है। आप वो ड्रॉप बॉक्स में जाके कह दीजिए कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकदम सही काम करता है। ऐसी बात नहीं कि वो आपका जवाब एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, आप वो फिर वेरिफिकेशन करता रहेगा। लेकिन यदि आपका कोई कारण से अपडेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल हुआ तो आपको नोटिस आ जाएगी अंडर सेक्शन 148, आप अपना रीओपन कर दिया आपका असेसमेंट, और आपको रिवाइज रिटर्न, आपको रिटर्न उस समय फाइल करना पड़ेगा, और उस समय यदि रिटर्न में आपकी कोई गलती पकड़ी गई तो आपको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से वाकिफ होना पड़ेगा। इसलिए ख्याल करना चाहिए, अदरवाइज तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस पहले सोच के आदमी अपना रिटर्न फाइल करता है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आजकल जरूरत छोटे से छोटे काम के लिए जरूरी इसलिए पड़ती है ताकि उसकी रिटर्न में फाइल करते समय गलती नहीं हो। और गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है, AS 25, 26 जो भी है, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको एडवांस में मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपने इतने ट्रांजैक्शन किए, आपका इतना टीडीएस है, आपका इतना डिविडेंड पे इतना टीडीएस है, इंटरेस्ट है, तो इसका आपको रिटर्न भरना चाहिए। लेकिन कैपिटल गेन है, उसका कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता, उस पर कोई टीडीएस नहीं होता है, और बाकी भी काफी चीजें ऐसी है जिसमें टीडीएस नहीं होता है। एब्सोल्युटली सर, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं सर। मुझे अभी एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है जो हमारे एक दर्शक ने हमें भेजा है, ये प्लीज आप थोड़ा सा समय हमें दीजिएगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ITR वाला मैसेज अगर आपके पास भी आया है और आप इस कंफ्यूजन में है तो क्या करें, तो इसीलिए आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ओसवाल सर, एक सवाल मेरे पास सीधा सीधा आया है कि मैसेजेस आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिस्पॉन्ड द ट्रांजैक्शन नॉट रिफ्लेक्टिंग इन ITR which is already reported in ITR because that transaction is reported by the reporting entity in 2 different returns and reflecting twice in AIS of SSE। अब इसका एग्जांपल इन्होंने जो दिया है सर, if a bank reported interest on FD given to their clients in TDS return, an annual information return of the bank that will reflect in AIS of that client twice, and now that clients are getting notice from income tax department that they have not shown that income in their income tax return and response the same in AIS with reason। अब इनका ये सवाल सीधा सीधा ये है, how an SSE can show one income twice in ITR। यदि उसकी ये इनकम एक ही बार है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिपोर्टिंग में 2 बार आ गई गलती से, तो ये गलती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। इसके लिए आपको टैक्स पेयर को वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये नोटिस आई है, IT के पोर्टल पे जाइए, सीधा सीधा वो उसकी इंफॉर्मेशन भी नोटिस में दी हुई होती है, सीधा जाके फीडबैक में कॉलम में टाइप करिए, ड्रॉप डाउन करिए, ड्रॉप डाउन में पहला ही सेकंड क्वेश्चन आएगा, इंफॉर्मेशन इज फुल्ली इनकरेक्ट, आप उसको टिक कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेडेक के बाद में वो वेरीफाई करेगा ये 2 बार गलती आई है कि नहीं आई है, वो 2 बार गलती से रिपोर्ट की गई है नहीं की है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये इनवेरिएबली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने सवाल पूछा है, ये हम डे टू डे प्रैक्टिस में देख रहे हैं, इनवेरिएबली हो रहा है। जैसे पैन नंबर के कारण होता है और दूसरे भी कई कारण है,
तो क्या आप इसे ये किसी तरह इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये जैसे आप बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्रॉस चेक किया जा रहा है, या ये सही चीज को पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल आपको लग रहा है? ये टेक्निकल तो नहीं है, ये मिस्टेक तो मशीनों से भी हो सकती है और ऐसी हो रही है, लेकिन एलिमिनेट अभी कम, पहले बहुत ज्यादा थी, अब काफी कम हो रही है ये मिस्टेक्स। ठीक। लेकिन कई बार वो 2 पैन नंबर यदि यूज किए गए हैं, जॉइंट अकाउंट पे है, तो ये इंफॉर्मेशन दोनों के रिटर्न, दोनों के इंफॉर्मेशन में जाएगी। जैसे मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है मुझे, लेकिन मेरा अकाउंट मेरे वाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और उसका भी नाम है बैंक अकाउंट एफडी में, तो उसके भी रिटर्न में उसके भी नोटिस चली जाएगी भी, क्योंकि उसका इनकम तो मैंने रिपोर्ट किया है, उसने तो नील किया है, तो उसको भी नोटिस जाएगी, मुझे नहीं आएगी, उसको जरूर आएगी। लेकिन उस समय उसका काम ये है कि उसके रिटर्न में मैं फीडबैक में जाके बोलूंगा इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द इनकम ऑफ माय हस्बैंड, दैट्स ऑल। ऑलराइट सर। सक्सेना सर, आप इस केस में जो सवाल भी मैंने सर से पूछा था, उस केस में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है? नहीं, ओसवाल साहब ने सही बताया है, ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। लाइक मान लीजिए आपकी 100 रुपए इनकम है और उन्होंने 200 बना दी है और 100 आपने रिफ्लेक्ट की है, देन यू शुड पॉइंट इट आउट कि भाई ये आपसे गलती हुई है और ये सही पोजीशन ये है। ऑलराइट सर, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप दोनों ने मुझे लगता है कि लगभग हर सवाल के जवाब दे दिए हैं। थैंक यू सो मच टीपी ओसवाल सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। DS सक्सेना सर, थैंक यू सो मच सर, आपका भी। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और आइए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज। मोती सन्स ज्वेलर्स के शेयरों की बाजार में आज धमाकेदार एंट्री हुई है। IPO निवेशकों के पैसे पहले ही दिन करीब डबल हो गए। कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस से करीब 98% उछलकर 109 रुपए के भाव पर लिस्ट हुए। मोती सन्स ज्वेलर्स के शेयरों का IPO प्राइस 55 रुपए था। इसका IPO कुल 159 गुना सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि लिस्टिंग के साथ ही इसके शेयरों में 5% का लोअर सर्किट भी लग गया। अदानी ग्रीन एनर्जी के बोर्ड ने प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल आधार पर 9,350 करोड़ रुपए का वारंट जारी करने की अनुमति दे दी है। यह वारंट 1,480 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर की कीमत के हिसाब से जारी किए जाएंगे। कंपनी के इस फंड का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया जाएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी का यह भी कहना है कि कंपनी अब 2030 तक 45 गीगावाट के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वारंट्स के लिए कंपनी को EGM में शेयर धारकों को भी मंजूरी लेनी होगी। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से डीजल बस चेसिस की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत टाटा मोटर्स 1,350 यूनिट डीजल बस चेसिस की सप्लाई करेगी। टाटा मोटर्स की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि यह ठेका उसे सरकारी टेंडर प्रोसेस के जरिए आयोजित ई-बोली के बाद मिला है। बस चेसिस की सप्लाई कई फेज में की जाएगी। टाटा मोटर्स के अनुसार उसने अभी तक कई राज्यों और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को 58,000 से ज्यादा बसों की सप्लाई की है। जाइडस लाइफ साइंसेज की एंटिटी जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 284 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने आज ही जानकारी दी है। जाइडस लाइफ साइंसेज ने शेयर बाजार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। यह डिमांड आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग के दौरान खामियां पाए जाने पर दी गई हैं। कंपनी ने भरोसा जताया है कि एक बार रिटर्न में सुधार कर लिए जाने पर समूची डिमांड हटा दी जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर के दौरान देश का करंट अकाउंट घाटा 830 करोड़ डॉलर रहा। इसके एक साल पहले वाली तिमाही में देश का CAD 3,090 करोड़ डॉलर रहा था। अच्छी बात यह है कि देश का CAD घटकर GDP का सिर्फ 1% रह गया। RBI की ओर से जारी डेटा के मुताबिक CAD ये जो कमी है ये व्यापार घाटे में कमी और सर्विस एक्सपोर्ट में तेजी के चलते देखने को मिली है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के चलते सालाना आधार पर सर्विस एक्सपोर्ट 4.2% बढ़ा है। मुंबई स्थित RBI हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। भेजने वाले ने मेल में RBI के ऑफिस में बम लगाने की धमकी दी है।
मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स ने आरबीआई के साथ साथ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत 11 जगहों पर बम लगाने की धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जांच करने वाली टीम ने 11 स्थानों का दौरा किया जहां उन्हें कुछ नहीं मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 दिसंबर को पब्लिक सेक्टर बैंकर्स के साथ बैठक करेंगी। क्या होंगे इस बैठक के अहम मुद्दे, समझेंगे। जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, बताइए इस बैठक का एजेंडा क्या है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 दिसंबर को पब्लिक सेक्टर बैंक के सीएमडीज एमडीज के साथ बैठक करेंगी और इस बैठक में मूलतः वो एनपीए रिकवरी कैसे हो, कैसे जल्द से जल्द हो और कंज्यूमर को भी इम्पैक्ट ना है, लेकिन एनपीए की जो रफ्तार है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पे विचार करेंगी। इसके साथ साथ जो आईबीसी के केसेस में इंसॉल्वेंसी के जो केसेस चल रहे हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन हो, समय से रेजोल्यूशन हो, उसकी रफ्तार बढ़े, उस पर चर्चा करेंगी। ये हमारे जो सोर्सेज हैं उसमें बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका आउटरीच कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, कई ऐसी स्कीम्स हैं जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, जैसे विश्वकर्मा योजना की क्या स्थिति है, स्वनिधि योजना की क्या स्थिति है, मुद्रा लोन कैसे और बढ़ाए जा सके, कैसे और लोगों को दिया जा सके, इस पे भी चर्चा संभव है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बजट से पहले एक बड़ी बैठक है और 15 दिन के अंदर दूसरी बार वित्त मंत्रालय इस तरीके की बैठक कर रहा है। पीएसबी के सीएमडीज एमडीज के साथ बैठक कर रहा है। पिछले शुक्रवार को भी डीएफएस सेक्रेटरी ने इस पर बैठक करी थी और आईबीसी के केसेस के बारे में बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि 20 बैंक के जो टॉप 20 केसेस हैं उसको मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो है वो अपनी निगरानी के अंदर देखें, उसका रिव्यू करें और उसका जल्द से जल्द निपटारा करें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बैठक का एजेंडा बताने के लिए। कई बार मेडिकल इंश्योरेंस होने के बावजूद मरीज 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त पूरी नहीं कर पाते और उनका मेडिक्लेम अटक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अब इस शर्त में हो सकता है बदलाव। जी हां, सरकार इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई से इस संबंध में बात करेगी, यानी आने वाले दिनों में मेडिक्लेम को लेकर 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त जरूरी नहीं होगी। मेडिकल एडवांसमेंट के दौर में गंभीर बीमारियों का इलाज भी आसान तो हो गया है, लेकिन इलाज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक भारतीयों का उनकी कमाई का औसतन 10% हिस्सा इलाज में खर्च होता है। कई बार तो महंगे इलाज के चलते लोग कर्ज में आ जाते हैं। ऐसे में महंगे इलाज से निजात का एक बड़ा जरिया होता है मेडिक्लेम। लेकिन मेडिक्लेम पाने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों की ढेर सारी शर्तें होती हैं। इन्हीं एक शर्तों में एक बड़ी शर्त है 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त। यानी अगर किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसे किसी बीमारी के इलाज में हुए खर्च के भुगतान को पाने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी है। लेकिन अब इस शर्त में बदलाव को लेकर बात उठने लगी है। फिलहाल सरकार मामले में गंभीर है और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों के 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन वाली शर्त में बदलाव को लेकर IRDAI से बात करेगी। सरकार का कहना है कि मेडिकल के क्षेत्र में हो रही तरक्की के चलते अब कई तरह के इलाज और सर्जरी हैं, जिनमें मरीज को 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में अगर मरीज 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन वाली शर्त पूरी नहीं करता है तो भी उसे मेडिक्लेम का फायदा मिलना चाहिए। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री चाहती है कि कंज्यूमर जो मेडिकल क्लेम पॉलिसी लेता है उसका पूरा फायदा उसे मिलना चाहिए। एक ऐसा ही मामला वडोदरा से है, जहां उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसला दिया। दरअसल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने इस तर्क के साथ एक क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था कि मरीज 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती नहीं रहा। हालांकि मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए कंज्यूमर के पक्ष में फैसला दिया। इसी तरह पंजाब और केरल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने भी कुछ इसी तरह के फैसले कंज्यूमर के पक्ष में दिए, जहां 24 घंटे अस्पताल में भर्ती नहीं होने के कारण मेडिकल क्लेम का भुगतान रिजेक्ट हो गया था। कोर्ट ने इन मामलों में कहा कि जिन बीमारियों को मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है और कंज्यूमर ने उसका इलाज ही करवाया है तो क्लेम बनता है, वरना मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब सार्थक नहीं होता।
फिलहाल तो ऐसे कई इलाज हैं जहां 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। खासकर इन इलाज में टॉन्सिल का ऑपरेशन, मोतियाबिंद, साइनस का ऑपरेशन, स्किन ट्रांसप्लांटेशन और घुटनों का ऑपरेशन शामिल है। जबकि ये सभी इलाज आमतौर पर मेडिक्लेम के तहत आते हैं। इनमें से कई बीमारियों में डे केयर के तहत बीमा मिल जाता है। लेकिन अब डिमांड इस बात की हो रही है कि हर तरह की बीमारी या सर्जरी को इस दायरे में लाया जाए। इससे लोगों को सस्ता इलाज तो सुलभ होगा ही, साथ ही मेडिकल पॉलिसी लेना और भी आकर्षक होगा, जिससे इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य भी पूरा होगा और बीमा कंपनियों का कारोबार भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज भारतीय नौसेना में सबसे आधुनिक और ताकतवर जंगी जहाज आईएनएस इम्फाल शामिल हो गया है। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना का सबसे नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये दुश्मन के रडार पर नजर ही नहीं आता। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस युद्धपोत को नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल किया गया। आईएनएस इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के एक शहर पर रखा गया है और इस पर हमले और सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसकी और क्या क्या खासियत है, खूबियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का एक स्वदेशी वॉरशिप भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इसका नाम आईएनएस इम्फाल है। आईएनएस इम्फाल ऐसा पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर पर रखा गया है। 2019 में राष्ट्रपति ने इस वॉरशिप का नाम रखने की मंजूरी दी थी। ये विशाखापट्टनम श्रेणी का डिस्ट्रॉयर है। खास बात ये है कि इसका निर्माण भारत में भारतीय नौसेना ने किया है। इसका 75% निर्माण स्वदेशी तकनीक से हुआ है। भारतीय नौसेना का दावा है कि आईएनएस इम्फाल अब तक बने युद्धक जहाजों में से सबसे बेहतर है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है। आखिर ये क्यों खास है, इसे समझ लीजिए। ये परमाणु हमले, जैविक हमले से लड़ने में सक्षम है। इस जहाज में कंबाइंड गैस प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि ये करीब 1.5 महीने तक समुद्र में तैनात रह सकता है। आईएनएस इम्फाल पर 300 सैनिकों की तैनाती की जा सकती है। आईएनएस इम्फाल हवा और जमीन पर मिसाइलें दाग सकने में सक्षम है। पनडुब्बियों को तबाह करने का रॉकेट लॉन्चर और 76 mm की सुपर रैपिड गन भी है। आईएनएस इम्फाल 8 बराक मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस मिसाइलें, सर्विलांस रडार और टॉर्पिडो से लैस है। ये परमाणु, रासायनिक या जैविक हमले में भी लड़ने की क्षमता रखता है। बता दें कि साल 2017 के मई महीने में इसे बनाने का काम शुरू किया गया था। साल 2019 के अप्रैल महीने में इसे पानी में उतारा गया और 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी है। 21 दिसंबर को डेरा गली इलाके में घात लगाकर किए गए हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजौरी कभी भी जा सकते हैं वहां पहुंचे वो, और वहां पर उन्होंने सुरक्षा बलों से मुलाकात भी की। यहाँ वो 7 दिन से चल रहे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी लेने पहुंचे। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज पांडे भी कल पहुंचे थे। आपको बताएं कि राजौरी और पुंछ जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद से आतंकियों की खोज की जा रही है। लंबे वीकेंड के बाद भी बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 229 अंक चढ़कर 71,336 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 91 अंक चढ़कर 21,441 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 233 अंक चढ़कर 47,730 के करीब बंद हुआ। और आज इन्फोसिस में क्यों बना दबाव, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं नुपुर। इन्फोसिस पर आज फोकस था कंपनी की तरफ से। वीकेंड पर एक बड़ी खबर आती हुई दिखी थी। सेंटिमेंटल नेगेटिव खबर थी कंपनी के लिए, जहां पे कंपनी ने ये कहा है कि एक बड़ा जो ग्लोबल क्लाइंट है उसके साथ सितंबर के महीने में जो MOU साइन किया गया था उसे अब टर्मिनेट कर रही है कंपनी। कंपनी का कहना है कि मास्टर्स अग्रीमेंट हालांकि साइन नहीं हुआ था। MOU सितंबर के महीने में कंपनी ने साइन किया था बड़े ग्लोबल क्लाइंट के साथ, जिसकी वैल्यू करीबन $150 करोड़ के आसपास की थी। पिछले तिमाही में, दूसरी तिमाही में हमने देखा था कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है कंपनी की वो हाईएस्ट लेवल पे आती हुई दिखी थी। हालांकि इस MOU को उसमें शामिल नहीं किया गया था। कंपनी का कहना है कि
ये जो MOU है अब मास्टर्स एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा और MOU जो साइन किया था ग्लोबल कंपनी के साथ उसे अब टर्मिनेट किया जाता है। मार्केट इसे प्राइस इन करके चल रहा था क्योंकि ये जो डील है, इतनी बड़ी डील इतनी बड़ी कंपनी के साथ इन्फोसिस तभी अनाउंस करेगा जब फाइनल स्टेजेस में हो, तो थोड़ा नेगेटिव कंपनी के लिए डेफिनेटली ये खबर आज के दिन देखने को मिली। साथ ही साथ कंपनी के जो नतीजे हैं तीसरी तिमाही के, वो अब 11 जनवरी को आते हुए दिखेंगे। तो मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल और मीडिया इंटरेक्शन के बाद सामने आएगा कि ये कौन सा क्लाइंट था और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट डील वैल्यू में आगे चलकर देखने को मिलेगा। CLSA की दमदार रिपोर्ट के बाद 2 शहरों में खासा एक्शन दिखा। पूरी डिटेल्स देने की हमारे साथ हैं आशीष। देखिए, CLSA की तरफ से 2 स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई जहां पर जमकर एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले अगर आप देखें तो जे कुमार इंफ्रा, जहां पर रिपोर्ट आने के बाद 20% की तेजी देखने को मिली और रिपोर्ट में कहा गया कि अर्बनाइजेशन से अगर आप देखें तो बड़ा फायदा देखने को मिला है। अभी फिलहाल जो ऑर्डर बुक है वो 16,500 करोड़ की और FY24 में साल की शुरुआत से अब तक अगर आप देखें तो कंपनी को 8,800 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिले और कंपनी का मानना है कि FY27 तक अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक जो है बढ़कर 25,000 करोड़ के पार जाने की क्षमता रखती है और इसी के चलते इन्होंने जो अपने EPS के एस्टिमेट्स हैं यहाँ पर 11% की बढ़ोतरी की और जो मल्टीपल भी दे रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसी के चलते आप देखें इन्होंने खरीदारी की राय के साथ जो टारगेट प्राइस है वो 385 से बढ़ाकर 720 रुपये का कर दिया और इसी रिपोर्ट का असर देखने को मिला। 20% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो वायदा बाजार का स्टॉक है डिफेंस रिलेटेड BEL, यहाँ पर भी इनकी कवरेज है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि FY24 के लिए जहाँ पर 20,000 करोड़ की गाइडेंस दी गई थी वो गाइडेंस पूरी तरीके से हासिल हो गई है, पार हो गई है और जो ऑर्डर फ्लो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट FY24 में पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो ऑर्डर फ्लो है इसमें 7 गुने की बढ़त देखने को मिली और ज़्यादातर ऑर्डर क्वार्टर 3 में देखने को मिले और मोमेंटम अभी जस्ट पिकअप हुआ है। यहाँ पर और बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है और FY24-26 में अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ की बड़ी ऑर्डर पाइपलाइन है, इसका भी एक इम्पैक्ट है। PE मल्टीपल जो इस हिसाब से BL को वैल्यू कर रहे थे 25 टाइम्स का था, लेकिन क्योंकि ऑर्डर बुक इतनी मजबूत है तो 30 टाइम्स का PE देने में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और EPS के एस्टिमेट्स में भी अगर आप देखें तो 5 से लेकर 7% की बढ़ोतरी की है और इसी के चलते इन्होंने खरीदारी के राय के साथ जो टारगेट प्राइस है 154 से बढ़ाकर 207 कर दिया है और इसी का असर देखने को मिला। स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली। शुक्रिया आशीष। अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं। मान लीजिए अगर आपके सामने बाघ आ जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है बाघ ही करेगा। लेकिन आज पीलीभीत में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां एक रिहायशी इलाके में बाघ घुस गया। उस बाघ को इलाके के लोग शो पीस की तरह निहारते रहे और बाघ भी उनका कुछ नहीं कर रहा था। बाद में जैसे तैसे बड़ी मशक्कत के बाद इस बाघ को पकड़ा जा सका। एक बाघ और उसके चारों इंसान ही इंसान। न बाघ को किसी तरह की टेंशन है और न ही वहां मौजूद लोगों को कोई डर। ये कोई सर्कस का बाघ नहीं था बल्कि जंगली बाघ। तस्वीर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है और यहाँ के जंगलों में बाघों की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन मंगलवार की सुबह एक बाघ जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में आ गया और एक घर की बाउंड्री पर चढ़ गया। बाघ को देखकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। जनता एक तरफ थी और अकेला बाघ दूसरी तरफ। लोग मजे से बाघ का वीडियो बना रहे थे, मानो वो किसी बाघ का नहीं बल्कि किसी पालतू जानवर का वीडियो बना रहे हों। वीडियो बनाते वक्त भी लोग इस खूंखार जानवर से मजाक के मूड में लग रहे थे। कुछ लोग छत से नजारा देख रहे थे तो कुछ जमीन से वीडियो बना रहे थे। वहाँ किसी के मन में बाघ की दहशत नहीं थी और बाघ भी किसी को नुकसान पहुँचाने के मूड में नहीं दिख रहा था। उल्टा वो सुस्ताने के लिए बाउंड्री वॉल पर भी बैठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो सर्दी में धूप खा रहा हो। हालांकि वन विभाग ने सुरक्षा के लिए कुछ दूर जाली जरूर लगा दी। बाद में वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज इंजेक्शन देकर बेहोश किया। बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बावजूद वन विभाग को बाघ को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में उसे पिंजरे में डालकर पीलीभीत के घने जंगलों में छोड़ दिया गया। बाघ का रिहायशी इलाके में घुस आना कई बार हुआ होगा, लेकिन इंसानों पर हमला नहीं करना ये पहली बार दिखा है। जंगल जानवरों के रहने के लिए है, लेकिन अब इंसान जंगली जानवरों के घरों में अतिक्रमण करने लगे हैं।
और जंगल के करीब अपना बसेरा जमाने लगे हैं। ऐसे में जंगली जानवर भी कभी कभी इंसानी बस्ती के करीब पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल खत्म होने को है और देश के कई इलाकों में ठंड बेहद बढ़ने लगी है और पारा माइनस में चला गया है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान माइनस में है, तो वहीं श्रीनगर घने कोहरे की चपेट में है। कुदरत के सबसे खूबसूरत चित्रों में से एक, जब ऐसा लगे कि मानो कुदरत ने एक बेहतरीन कलाकारी की हो, तो नजारे ऐसे ही दिखते हैं, जो खूबसूरत के साथ साथ मन मोह लेने वाले भी होते हैं। ऐसा ही एक मनमोहक नजारा कश्मीर में देखा जा रहा है, जहां ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी से टूरिस्ट खुश हैं, तो वहीं श्रीनगर पूरी तरह कोहरे की चादर से ढका हुआ है। श्रीनगर में आज हर तरफ घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखी, तो डल झील का नजारा तो ऐसा था कि कोहरे की वजह से झील दिख ही नहीं रही। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और ठंड के प्रकोप के लगातार बढ़ने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी है। दूसरी तरफ इस मौसम का पर्यटक जमकर मजा ले रहे हैं। जहां गुलमर्ग, सोनमर्गा और पहलगाम में बर्फबारी और जमे हुए झरनों और पानी का आनंद उठा रहे हैं, वहीं श्रीनगर में भी टूरिस्टों की भारी भीड़ है। कश्मीर में इस वक्त टूरिस्ट रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मौजूद हैं। गुलमर्ग पूरी तरह से बुक है, वहीं सोनामार्ग और पहलगाम में भी विभाग का कहना है कि लगातार टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है। कश्मीर घाटी में सर्दियों का 40 दिनों का चिल्लई कला चल रहा है, जो 30 जनवरी को खत्म हो जाएगा। कश्मीर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 याद रखिए, राय सुझाव जरूर दें। नमस्कार।